एक डिस्कशन कर। ये समझ में आया? इसमें आपको सीक्वेंसेस याद रखना है, क्या कितना इन्वॉल्व है। साइज थोड़ा सा आइडिया रहना चाहिए कि 2 नैनोमीटर से आपने स्टार्ट किया था और 1400 नैनोमीटर तक कंडेंस हो जाता है, एंड दैट कंडेंसेशन टेक्स प्लेस इन सेल डिवीजन फेज। ओके, दैट इज इनएक्टिव फॉर्म। फिर यहाँ पे आपको मिला होगा भर भर के इंफॉर्मेशन, लिंकर डीएनए कौन सा है, प्रोटीन कितने हैं, क्या है, सब यहाँ तक क्लियर है। ये सब आपका पूरा प्यूरिन, pyrimidine स्ट्रक्चर, डाइफॉस्फेट, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, ये सब आपने क्लियर रखा, मार्क कर लिया एनसीईआरटी। कंडेंसेशन मतलब एग्जैक्टली श्रिंकिंग, मतलब आप एक ओपन है उसको कंडेंस करते जा रहे हो, छोटा होता जा रहा है, वो लेंथ वाइज छोटा दिख रहा है आपको। जैसे आपके पास इतना बड़ा धागा है, ऊन का गोला बनाते हुए देखा है मम्मी लोग को कभी, या कहीं पे भी किसी को, तो वो कैसे करते हैं, ऊन के लच्छे लेके आते हैं और उसके बाद इस ऊन के लच्छे को पूरा एक बॉल में कन्वर्ट कर देते हैं और उसके बाद स्वेटर वगैरह बीनते हैं। ठीक है, तो ये लच्छा हो गया, ये कंडेंस्ड फॉर्म हो गया, है दोनों ही ऊन। बस ऐसे ही समझना है आपको। डीएनए जब फंक्शनल रहता है तो वो ओपन है, क्रोमेटिन के फॉर्म में पड़ा रहता है जब तक वो एक्टिविटी कर रहा है। तो इस तरीके से आपके 46 क्रोमोसोम हुए ना, तो 46 क्रोमोसोम के डीएनए ऐसे क्रोमेटिन रेटिकुलम के फॉर्म में प्रेजेंट है। और जब कंडेंसेशन होना होगा तो एक 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 अपना निकलेगा और 46 क्रोमोसोम में वो कंडेंस हो जाएगा। दैट इज कंडेंसेशन। ओके, ताकि वो बिना उलझे आगे की प्रोसेस हो सके, इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड हो सके। यस, और कोई क्वेरी बेटा? और थोड़ा सा ध्यान देना, ये तुम्हारा टेस्ट भी होने वाला है, और इन चारों चैप्टर को आप रिवाइज करते रहो, पढ़ते रहो बढ़िया से, कुछ दिक्कत नहीं है। यहाँ पे ये जितने भी पैरामीटर्स आए हुए हैं ये सब आपके मार्क होने चाहिए। बीडीएनए का होगा, ये समझ में आ गया? 5 प्राइम 3 प्राइम 3 प्राइम 5 प्राइम, ये अभी रिपीट भी होगा, रेप्लिकेशन वगैरह पढ़ाएंगे तो। साइंटिस्ट इंफॉर्मेशन बहुत सारी आई होगी, प्लीज बेटा फोकस ऑन साइंटिस्ट इंफॉर्मेशन, जैसे फ्रेडरिक मिशर, मिश 1869, न्यूक्लिन। ठीक, आपको पूरा एरा दिखेगा जो मेंडल से स्टार्ट हुआ था, लेकिन वो कुछ जान तो रहे नहीं थे कि कौन सा ट्रेड तो जा रहा है। ट्रेड को उन्होंने डिस्कवर किया, अभी जो आपने मोनो हाइब्रिड डायहाइब्रिड सब देखा, उसमें ट्रेड ट्रांसफरिंग ट्रेस दिख रहे थे कि हाँ क्या जेनेटिक इनहेरिटेंस करा रहा है। ठीक है, लेकिन कौन करा रहा है, किस तरीके से हो रहा है, ये उनको एक पैटर्न दिख रहा था, उसकी उन्होंने स्टैटिस्टिकल एनालिसिस कर ली, उसका उन्होंने एक ग्राफ बना लिया और डेटा बना लिया। बट ही डोंट नो कि क्या है अंदर, ऐसा कौन सा मटेरियल है जो कि इस ट्रांसफॉर्मेशन में, इस ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन में रिस्पॉन्सिबल है। ओके बच्चा, तो देखो आप यहाँ पे आज स्टार्ट करते हैं, फिर किसी की कोई क्वेरी नहीं है, मैं आगे का स्टार्ट कर रही हूँ ना, और इट इज अप टू यू। अब तो पूरी प्लेलिस्ट शेयर ही है आपसे, आप अपने अपने स्पीड को मेंटेन करते हुए कंप्लीट करिए, वो ऑलरेडी बहुत अच्छे से पढ़ाया हुआ है वहाँ पे। तो इन केस कुछ आपको लगे कि मैम स्लो चल रही है, अभी मैम छुट्टी पे चली गई है, मैम की तबीयत खराब है, तो जस्ट यू हैव टू बी फोकस हो। इतना मैंने ट्रेंड कर दिया है तुम लोगों को कि तुम एक कंटेंट मिला तो तुम उसको समझो, और मैम सामने ही बता रही है उस चीज को, तो यू विल कैच दैट। ओके, आपकी ट्यूनिंग एक मैच करेगी। हाँ, जस्ट आई थिंक उस टाइम मोबाइल पे मैं पढ़ा रही हूँ तो उसमें मेरा पेन टैब वगैरह यूज नहीं होगा, ये सब प्रॉब्लम मिलेगी आपको वहाँ पे। तो खैर वैसा कुछ होगा नहीं, अब तो मैं क्लास डेली लूंगी, और अच्छी, आप लोग प्राइम फोकस पे हो मेरे, पहले सिलेबस खत्म करना है, सब चीजें करनी है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जब तक आपकी क्लास है, क्लास चलेगी, उसके बाद आप अपने कंफर्ट के अकॉर्डिंग चारों चैप्टर को रिवाइज करो, अगर आप पढ़ना चाहते हो आगे आगे का पढ़ लो, और फिर एक क्विक 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 रिवीजन हम लोग करते रहेंगे इन सब कॉन्सेप्ट के। ओके, लेंदी चैप्टर है इसलिए मैं बोल रही हूँ, आप पेशेंस के साथ, क्योंकि आपको सब्जेक्टिव पेपर भी देना है इसका, तो आप अपने अकॉर्डिंग एकदम सेट हो जाओ कि किस तरीके के चैप्टर जल्दी खत्म करना है। तो 2021 लेक्चर है बढ़िया, उसको बैठ के 2 3 दिन 4 दिन 5 दिन जितना लग रहा है, आप सुन के खत्म करना चाहो तो खत्म भी कर सकते हो, बट बेटर ये है कि मत करना। ठीक है, जितना मैं पढ़ाऊँ उतने में चलो, और बाकी पीछे के तीनों चैप्टर प्रिपेयर करके रखो।
चलो, तो आज क्या हम देखेंगे, द सर्च फॉर जेनेटिक मटेरियल। इसे समझने के लिए पहले अपने मन को बेवकूफ बनाओ। इस हेडिंग को समझने के लिए यू हैव टू जस्ट ट्रीट योरसेल्फ फूल। अपने आप को बेवकूफ बनाओ कि तुम्हें पता ही नहीं है कि डीएनए एंड आरएनए इज द जेनेटिक मटेरियल। ओके, तो आप इसके कोर को पकड़ पाओगे और प्रोसेस को समझ पाओगे कि क्या चल रहा है इसमें। Even though the discovery of nuclein by Michel and the proposition for principle of inheritance by Mendel, Michel का 1869, ठीक है, एंड मेंडल का एरा 1865, कुछ नहीं पता इनका, तो रिपोर्टेड कब हुआ 1900। तो आप इसी ईयर को लेके चलोगे कि इस सब की बातें चल रही थी, क्रोमोसोम की डिस्कवरी अराउंड 1886 या 1888, इस टाइम में डिस्कवरी वगैरह सब चीज हो गई, लेकिन दे डोंट नो। और फिर हमने डीएनए के बारे में भी समझा था कि हाँ, जो जेनेटिक मटेरियल का ट्रेंड हम देख रहे थे वो 1901 से 1900 1908 9 तक 10 तक आप ले लो, इस टाइम तक पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस की स्टडी हो रही है। फिर 26 35 30 40 41 इस ड्यूरेशन में एक्सपेरिमेंट चलते रहेंगे, अलग अलग आपको एक्सपेरिमेंट देखना है। फिर आपको एक हायर हायर मिलेगा, क्या जानते हो आप वो साइंटिस्ट, वाटसन एंड क्रिक। वाटसन एंड क्रिक फाइनली जाके 1953 में क्या देते हैं, चारगाफ रूल वगैरह उसके पहले आ जाएगा, तो डीएनए का मॉडल देंगे, डीएनए डबल हेलिक्स मॉडल। तो आपको दिख रहा है कि भाई 1960 से हम मान ले 1980 सॉरी 1854 से हम मान ले 56 से मेंडल के एक्सपेरिमेंट, उसके पहले जो भी उन्होंने तैयारी की, और पैरेलली क्या चल रहा था, डार्विन के एक्सपेरिमेंट चल रहे थे इवोल्यूशन के। तो ये बहुत ही एक रिगरस एरा था, बट जस्ट बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी वाज नॉट डिस्कवर्ड दैट टाइम, इट विल टेक 100 ऑफ द ईयर्स एक पूरी रिसर्च में कि एग्जैक्टली वो मटेरियल क्या है जो नींव मेंडल ने रखी थी, और वो स्ट्रक्चर का मॉडल आया 1953 में जाके। दिस इज द ह्यूज 100 years approximately journey of the discovery of DNA। ओके बेटा, तो आपको इट्सेल्फ समझ में आ रहा है कि यहाँ के इस बीच में बहुत सारे परमिटेशन कॉम्बिनेशन बहुत तरीके की स्टडी हुई, और उनको प्रीवियस स्टडी से कोलैबोरेट कर करके और पैटर्न वगैरह डिस्कवर करके, देन फाइनली न्यूक्लियोटाइड न्यूक्लियोसाइड उनके अरेंजमेंट डबल हेलिकल मॉडल, ये सब चारगाफ रूल, ये सब आते आते एक आपको 100 साल का टाइम बीत चुका था। Okay, were almost at the same time, but that the DNA act as a genetic material took long to be discovered and proven। समझ गया? ये long to be का मतलब क्या है, कि आपके माइंड में रहना चाहिए। इस डिस्कवरी के लिए एक लंबी जर्नी है, एक लंबा टाइम लग गया। बाय 1926, अब ये एनसीईआरटी के साइंटिस्ट और ईयर है बेटा, सब इंपॉर्टेंट है। बाय 1926 द क्वेस्ट टू डिटरमाइन, मतलब देखो 1910 में हम लोग पढ़ रहे थे सारा बवेरी बैटसन लिंकेज क्रोमोसोमल थ्योरी, वो सब चीजें हम लोग उस एरा में पढ़े हैं 10 साल के, 1900 से 1910 तक। ओके, अब क्या हो रहा था, क्वेस्ट टू डिटरमाइन द मैकेनिज्म फॉर जेनेटिक इनहेरिटेंस। ऑलरेडी वी नो द इनहेरिटेंस पैटर्न, क्रोमोसोमल थ्योरी, लिंकेज थ्योरी, ये सब आ चुका था। बट ये जो एनालिसिस जा रही थी वो मॉलिक्यूलर लेवल पे जा रही थी कि बेसिक बेसिक अंदर क्या है, केमिस्ट्री क्या है, इस पे मॉलिक्यूल क्या है। तो वहां पे क्या हो गया, मॉलिक्यूलर लेवल पे स्टडी चल रही थी। प्रीवियस डिस्कवरीज, अब इसके लिए ऑब्वियसली प्रीवियस डिस्कवरी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगी। ग्रेगर जॉन मेंडल, वॉल्टर सटन, सटन एंड बवेरी, ठीक है, थॉमस मॉर्गन, न्यूमरस अदर साइंटिस्ट हैड नैरोड, इसमें आपके ह्यूगो डे व्रीज आ जाएंगे, शमाक आ जाएंगे, कई सारे साइंटिस्ट आपने देखे प्रीवियस चैप्टर में, वो यहाँ पे मेंशन होंगे। अदर साइंटिस्ट में had narrowed the search to the chromosomes located in the nucleus of most cell। तो एक आइडिया लगा था और एक आइडिया से पहुंचे थे कि क्रोमोसोम है जो कि न्यूक्लियस के अंदर है मोस्ट ऑफ द सेल में। बट द क्वेश्चन ऑफ व्हाट मॉलिक्यूल वाज एक्चुअली द जेनेटिक मटेरियल हैड नॉट बीन आंसर्ड, तब तक कोई ऐसा आंसर मिला नहीं था। क्यों? क्योंकि क्रोमोसोम तो है, क्रोमोसोम की आप स्टडी कर रहे हो, जीन को आप डिस्कवर कर रहे हो, बट वहां पे कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोटीन्स है, वहां पे आरएनए है, लिपिड्स हैं। ओके, तो एक
एग्जैक्टली कौन है, वो पूरा का पूरा सेट जा रहा है, वहां पे हिस्टोन प्रोटीन्स भी जा रहे हैं, सब कुछ डुप्लीकेट होके ट्रांसफर कर रहा है. दैट विच वन इज एग्जैक्टली दैट मैटर, दैट मॉलिक्यूल विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसफरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर. ओके, ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट, जो आपके एनसीईआरटी में है, आपके प्राइम फोकस रहेंगे यहाँ पे. इट इज प्रूव्ड that the nucleic acids are the bearer of the hereditary character. न्यूक्लिक एसिड क्या है, जो एक्सपेरिमेंटली प्रूफ किया गया, उससे आया कि हाँ भाई, प्रोटीन को आप साइड रखो, कार्बोहाइड्रेट को साइड रखो, लिपिड को आप साइड रखो, दीज आर द न्यूक्लिक एसिड विच कैरी द जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन. तो उसी में आपको कुछ एक्सपेरिमेंट पढ़ना है. एक्सपेरिमेंट में क्या पढ़ना है? पहला, बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट. बैक्टीरियोफाज एक्सपेरिमेंट, वायरस है, बैक्टीरियोफाज मतलब बैक्टीरिया ईटिंग वायरस, कई बार बताया, इसको कभी गलत नहीं करना है. बैक्टीरियोफाज में बैक्टीरिया कभी नहीं लिख के आना. टीएमवी, टोबैको मोजाइक वायरस एक्सपेरिमेंट. एंड डीएनए एस्टिमेशन टेस्ट. डीएनए ही है, डीएनए की डेंसिटी, डीएनए एस्टिमेशन टेस्ट. इज इट क्लियर? ये आपको एक शॉर्ट में इतनी चीजें ध्यान में रखनी है कि दीज आर द experimental analysis which was performed for the discovering the molecule responsible for the inheritance, whether it is DNA or RNA or carbohydrate or protein. तो वन बाय वन हम देखते हैं. जो मोस्ट पूछे जाते हैं एक्सपेरिमेंटल और साइंटिस्ट, वो यही है, मॉलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में. उसके बाद बायोटेक में आपको मिलेंगे कुछ साइंटिस्ट, जो कौन सी टेक्नोलॉजी, कौन सा एंजाइम क्या डिस्कवर किया हुआ है, वो साइंटिस्ट की लिस्ट वहां पे आएगी. मतलब एनसीईआरटी बेस्ड साइंटिस्ट है. ओके, दिस वाज द. तो पहला हम लोग देख लेते हैं ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल. नेम क्या इंडिकेट कर रहा है? कुछ तो है जो ट्रांसफॉर्म हो रहा है और चेंज कर रहा है. ओके, कुछ तो है जो ट्रांसफॉर्म कर रहा है वन टू अनदर एंड कॉजेज द चेंज इन विच. अगर वन से कुछ टू में ट्रांसफर हुआ है तो चेंज किसके अंदर आएगा? वन के अंदर या टू के अंदर? वी नो द लिविंग कैरेक्टरिस्टिक्स. तो चेंज किसके अंदर आएगा? बताओ, वन के अंदर चेंज आएगा या टू के अंदर चेंज आएगा? If any molecule is transferred from one organism number one to organism number two, और सेम स्पीसीज के हैं दोनों, तो चेंज किसके अंदर आएगा? क्या हुआ बताओ? टू में आएगा ना, ऑब्वियसली. वन से टू में आया नहीं. वही हम बोल रहे थे कि वी नो द बेसिक्स ऑफ लिविंग कैरेक्टरिस्टिक्स. वन तो अपने आप में जो भी जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर करने वाला है उसको रेप्लिकेट कर लेगा, कॉपी रहेगा उसके पास. तो अपनी कॉपी, अपना ओरिजिनल वो पास में रखेगा, कॉपी को वो ट्रांसफॉर्म कर देता है. मोनेरा में भी पढ़ाया है बेटा ये. मोनेरा में पढ़ाते वक्त बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ाया हुआ है ना. ट्रांसडक्शन, ट्रांसफॉर्मेशन, कॉन्जुगेशन, थ्री मेथड ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. एनी काइंड ऑफ जेनेटिक चेंज इज नोन एज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. ओके, याद आया कुछ? इज इट क्लियर? तो मेनली वेरिएशंस कहाँ पे आएंगे? टू में. ऐसा नहीं है कि वन ने दे दिया तो वन में भी चेंज होगा. वन अपना रेप्लिका बना लेगा जिस भी पोर्शन पे वो वर्क करना चाह रहा है. जो भी पोर्शन, एफ प्लस फॉस्मेट, एफ माइनस, ये भी याद दिला दो. तो प्लाज्मिड का फॉर्मेशन एफ प्लस मेल की तरह बिहेव किया था एंड एफ माइनस फीमेल की तरह बिहेव किया था. तो एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए जो प्लाज्मिड के फॉर्म में था, उसने अपनी कॉपी बनाई एंड देन ट्यूब के थ्रू कॉन्जुगेशन हुआ और कॉन्जुगेशन से वो इस साइड आ गया. तो एफ माइनस के अंदर चेंज हुआ. ये मोनेरा में पढ़ाया हुआ बेटा आपको. तो इसी एक्सपेरिमेंट को कहीं 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 इसी से कुछ रिलेटेड उनको मिल गया था 1928 में. फ्रेडरिक ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट इसको बोलते हैं. ओके, ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट. तो 1928 फ्रेडरिक ग्रिफिथ इन अ सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट, ऑब्वियसली कुछ डिस्कवरी है तो एक सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट चलेगा. ऐसा नहीं एक दो एक्सपेरिमेंट से प्रूफ हो जाएगा. विद, mark this is the organism which mentioned in NCERT, but there is a contradiction between the Diplococcus and Streptococcus. If you remember कि Diplococcus क्या होता है, Streptococcus होता है, क्या होता है, तो आप पकड़ लोगे यहाँ पे कि दोनों में डिफरेंस है और दोनों अलग अलग है.
ओके, रियल एक्सपेरिमेंट जो आपको नॉलेज बेस पे याद रखना है, दैट वाज डन ऑन द डिप्लोकोकस निमोनिया। एंड जो एनसीईआरटी कहता है वो है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया। स्ट्रेप्टो कोकाई मीन्स स्फेरिकल, स्ट्रेप्टो मीन्स चेन। कैसे है ये? ग्राम पॉजिटिव है। ये सब इंफॉर्मेशन आपको कहीं ना कहीं मैंने दी हुई है, कुछ मोनेरा में, कुछ सेल चैप्टर में। तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है जहां पे चेन ऑफ स्पेरिकल सेल्स प्रेजेंट है। ओके, बैक्टीरिया सिंगल तो ग्रो करता नहीं है, कॉलोनी में रहता है। तो इस तरीके की चेन को आप क्या बोलते हो? स्ट्रेप्टोकोकस। और एक्सपेरिमेंट किस पे हुआ था? दो, डिप्लोकोकस। तो जस्ट इंफॉर्मेशन याद रखो। अब निमोनिया, इसका सफिक्स क्या लिख रहा है आपको? स्पीसीज क्या दिख रहा है? निमोनिया। मतलब ये निमोनिया डिप्लोकोकस रेंज के जो न्यूमोकोकल डिजीज होते हैं वो ये कॉज कर रहे हैं। ओके, तो बैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल फॉर निमोनिया। एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आप नोट डाउन कर लेना एनसीईआरटी में। Witnessed कौन? फ्रेडरिक ग्रिफिथ इन अ सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट विद स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया। गूगल करोगे आपको दोनों मिलेंगे एग्जांपल में। दोनों, कुछ बुक इसको प्रेफर करते, कुछ बुक इसको प्रेफर करते, लेकिन जब आप हायर स्टडी में जाओगे, जब आप हायर ऑथराइज्ड जो फॉरेन बुक्स पढ़ोगे, तो देन यू विल फाइंड कि इट इज डिप्लोकोकस निमोनिया। मतलब 2 सेल का कोकाई था। इज इट क्लियर? Witnessed a miraculous transformation in bacteria. यहीं पे लिखो ब्रैकेट में, दिस इज द सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। उसकी वजह से हुआ है सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। वन ऑफ द सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इज नोन एज ट्रांसफॉर्मेशन। During the course of this his experiment, a living organism, that is bacteria, had changed in physical form. उसके physical form change हुए। ओके, फिजिकल फॉर्म बोले तो अब क्या हो सकता है यहाँ पे? उसकी मॉर्फोलॉजी हो सकती है, दिखने में वो उसके किसी स्ट्रक्चर में चेंज हुआ होगा, और उस स्ट्रक्चर से हो सकता है उसकी किसी फिजियोलॉजी में चेंज हुआ है। एकदम समझ समझ के बेटा, कोर समझ जाओगे तो ये कभी दोबारा पलट के देखना भी नहीं है। सिर्फ आपको साइंटिस्ट याद रखना है, स्ट्रेन याद रखना है, एग्जाम्पल याद रखना है। ओके, मतलब ए समथिंग था और वो बी में कन्वर्ट हो गया, ए ट्रांसफॉर्म इनटू बी। ओके, और किसकी वजह से हुआ? कुछ बी ऑलरेडी प्रेजेंट थे, उसके अंदर से कुछ ए में गया और उसकी वजह से ए के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन आया एंड ए बिकम्स पार्शियली बी और मिक्सचर ऑफ ए प्लस बी और बी। दिस इज नोन एज ट्रांसफॉर्मेशन। क्या ट्रांसफर हुआ है उसके अकॉर्डिंग उसका फिजिकल फॉर्म चेंज हो सकता है, उसके क्या पोर्शन में चेंज लाएगा ये एक्सपेरिमेंट टू एक्सपेरिमेंट वेरी कर सकता है। और ये टेक्नोलॉजी हम लोग जेनेटिक इंजीनियरिंग में यूज कर लेते हैं। हम इंटेंशनली कुछ चेंज कराना चाह रहे हैं, बी के ए के अंदर बी के कैरेक्टरिस्टिक्स लाने चाह रहे हैं, तो हम इसी फंडामेंटल को यूज करते हैं। करेंगे उन सब पे बात। ओके, व्हेन स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, when Streptococcus pneumoniae, or you can call pneumococcus, bacteria are grown on a culture plate, मीडियम में अगार अगार पे कल्चर किया जाता है। अगार अगार किस एल्गी से मिलता है ये आपका क्वेश्चन है। From which algae agar agar obtained? Grown on a culture plate, some produce smooth shiny colonies। अभी आप अंडरलाइन करो, कुछ कैसे प्रोड्यूस हुए? एक कल्चर प्लेट में उन्होंने ग्रो किया, तो बैक्टीरिया सिंगल सेल आपको ऐसे तो विजुअलाइज नहीं कर पाओगे, तो आप कॉलोनी देखते हो तो कुछ स्मूथ कॉलोनीज हैं और कुछ रफ कॉलोनीज हैं। उसी रफ के आर से आता है आर स्ट्रेन एंड एस से आता है एस स्ट्रेन, एंड यू हैव टू जस्ट नोट इट डाउन। जो एक्सपेरिमेंटल यूज हुआ था वो एस थर्ड स्ट्रेन था। ओके, जैसे कितनी बार स्ट्रेन उसके वेरी किए, तो फर्स्ट स्ट्रेन कुछ रहा होगा, सेकंड कुछ रहा होगा और थर्ड कुछ था जिससे फाइनली उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया। कहाँ गया? इज इट क्लियर? यहाँ तक क्लियर है? हाँ बेटा, क्लियर है? कोर समझो कि एक्सपेरिमेंट में होने क्या वाला है, उसके बाद तो यही पकड़ लो। while others produce rough colonies, और वो स्ट्रेन क्या था? R2। R is a variant and उसकी कितनी वेरिएंट? सेकेंड वेरिएशन। S is again strain and उसकी वेरिएंट कौन सी? थर्ड वेरिएंट। तो S3 एंड R2 दो तरीके के कॉलोनी उसमें ग्रो की।
अब ये दो तरीके की क्यों ग्रो की, तो आपको पता है कि इसके पीछे वही इंफॉर्मेशन रिस्पॉन्सिबल होंगे जिसके अंदर कैरेक्टरिस्टिक्स है जो फिनोटाइपिक एक्सप्रेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, लेकिन हमें पता ही नहीं कि वो है क्या। तो और आगे बढ़ते हैं। दिस इज बिकॉज ऑफ द एस स्ट्रेन बैक्टीरिया हैव अ म्यूकस। अब आपको कैप्सूल ग्राम पॉजिटिव की लेयर याद होगी, तो आपको पता है वहां पे पॉलीसेकेराइड कोटिंग कैप्सूल की लेयर है एक, ठीक है, पॉलीसेकेराइड की लेयर है, पेप्टाइडोग्लाइकन की लेयर है। वाइल आर स्ट्रेन डज नॉट, तो उसी मल्टी लेयर में एस स्ट्रेन के पास क्या है, म्यूकस की लेयर है, पॉलीसेकेराइड, ओके, एक कवरिंग है, एडिशनल कवरिंग है, स्मूथ शाइनी, एंड आर के पास नहीं है, इसलिए वो क्या है, रफ। माइस, अब किस पे एक्सपेरिमेंट किया गया, दैट इज माइस। तो आप ये देखना कि किस के अंदर डिस्कवरी हुई, किस ऑर्गेनिज्म में डिस्कवरी हुई, तो दैट इज बैक्टीरिया। लेकिन बैक्टीरिया के अंदर जेनेटिक मटेरियल क्या है, इसको देखने के लिए एक्सपेरिमेंट किस पे परफॉर्म किया गया, तो दैट ऑर्गेनिज्म इज माइस। नाउ व्हाट, माइस इन्फेक्टेड विद एस स्ट्रेन। अब ये कह रहे हैं कि एस फॉर स्मूथ शाइनी, स्मूथ स्ट्रेन की जो बैक्टीरिया थी उससे माइस को जब इन्फेक्ट किया गया, मतलब स्मूथ कॉलोनी से बैक्टीरिया लिया गया, बैक्टीरिया को आइसोलेट किया गया, उसको किसी सॉल्यूशन में डिसॉल्व करके एक्टिव किया गया, एंड एक्टिव बैक्टीरिया को इंजेक्शन से इंसर्ट कर दिया गया, कहाँ, माइस के अंदर। तो रिजल्टेंट आपको क्या दिया, माइस की डेथ हुई। इसका मतलब हमें तो पता था कि कॉलोनी से हमने एस वाली कॉलोनी को लिया है, तो इसका मतलब देयर इज समथिंग विच इनसाइड प्रेजेंट द एस वायरुलेंट, एस स्ट्रेन, इसी को बोलते हैं वायरुलेंसी। एंटीजेनिक प्रॉपर्टी, शरीर के लिए वो एक फॉरेन मटेरियल की तरह वर्क किया। तो mice infected with S strain that is virulent die from pneumonia infection, but mice infected with R strain रब कॉलोनी से के स्ट्रेन से इसी तरीके से सेम वे बैक्टीरिया को आइसोलेट किया और माइस के अंदर इंसर्ट किया गया दूसरे माइस में। ऑब्वियसली ये माइस 1 हुआ, ये माइस 2 हुआ, तो उसमें कोई भी डिजीज नहीं लिखा, तो डू नॉट डेवलप निमोनिया। इसका मतलब कि रफ वाली कॉलोनी डिजीज नहीं कॉज कर रही है, एस वाली कॉलोनी वायरुलेंट है, डिजीज कॉज कर रही है। तो हमें क्या मिलता है यहां तक की बात से कि R2 स्ट्रेन इज नॉन पैथोजेनिक एंड नॉट हैविंग पॉलीसेकेराइड कोट अराउंड इट, सो हैविंग रफ सरफेस, ये उसकी मॉर्फोलॉजी हो गई। S3 स्ट्रेन इज पैथोजेनिक, पैथोजेनिक है, एंटीजेनिक है, हमारी बॉडी में एक तरीके का आके इम्यून सिस्टम को ट्रिगर कर रही है और हार्म पहुंचाने की कोशिश कर रही है। पैथोजेनिक एंड हैविंग पॉलीसेकेराइड कोट अराउंड इट, ये मत भूलना, एस के पास है पॉलीसेकेराइड और वो डिजीज कॉज कर रही है, विच इज एंटीजेनिक इन नेचर, एंटीजेनिक इन नेचर है तभी तो वो डिजीज कॉज कर रहा है। सो हैविंग स्मूथ सरफेस, एक कोटिंग की लेयर है, प्रोटेक्टिव लेयर हो गई वो बैक्टीरिया के लिए, और उसी के थ्रू वो इन्फेक्शन कॉज कर रहा है, और ऐसे बैक्टीरिया ही इन्फेक्शन कॉज कर रहे हैं, तो हम उसको क्या बोले, एस स्ट्रेन। तो ग्रिफिथ के एक्सपेरिमेंट के अपने आप में 4 डिफरेंट सेट थे, ओके। अब आपको ये देखना है कि एस स्ट्रेन हमें थ्योरी में समझ में आ गया, स्मूथ है, इंजेक्ट किया माइस में तो माइस की डेथ हो गई। आर स्ट्रेन स्मूथ नहीं है, रफ है, इंजेक्टेड इनटू माइस एंड माइस को कोई फर्क नहीं पड़ा, माइस की डेथ नहीं हुई। एस स्ट्रेन को हमने हीट किल्ड कर दिया, देखो ध्यान से, हीट किल्ड करते ही क्या होगा, डीएनए प्रोटीन जो उसके अंदर मटेरियल प्रेजेंट थे वो डिनेचर्ड हो गए, वो अपनी फंक्शनैलिटी को खो दिए। अभी नहीं पता है कि मॉलिक्यूल कौन सा है, बट हम तुम्हें बताने के लिए समझा रहे हैं, उनकी फंक्शनैलिटी खत्म हो गई, ओके। तो माइस में कोई डिजीज नहीं हुआ, माइस लाइव रह गया। हम कहते हैं ना भाई, पानी उबाल के पीना चाहिए, खाना गर्म खाना चाहिए, ताजा बना हुआ खाना चाहिए, होटलों का रखा हुआ नहीं करना चाहिए, दैट इज फेवरेबल प्लेस टू ग्रो द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। उसी तरीके से एस स्ट्रेन को हीट किल्ड किया एंड देन उसको सॉल्यूशन में कन्वर्ट किया और इंजेक्ट कर दिया, तो बैक्टीरिया के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो डिजेनरेट हो चुके हैं, तो उससे माइस पे कोई डिजीज नहीं आया। नाउ एस स्ट्रेन हीट किल्ड, ये कॉम्बिनेशन है एग्जाम का फेवरेट, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एस स्ट्रेन
हीट किल्ड, बट आर स्ट्रेन लाइव। अब ध्यान से देखना, एस स्ट्रेन हीट किल्ड है, मतलब ये डिजीज नहीं काज करना चाहिए, ये वाले को टर्म लेना चाहिए, और आर स्ट्रेन लाइव है, तो ध्यान से देखो एरो मेरी किधर जा रही है, आर स्ट्रेन लाइव है तो ये वाला स्टेप होना चाहिए। तो इन बोथ द केसेस माइसेस आर अलाइव, माइस को जिंदा रहना चाहिए था, बट रिजल्ट उनको क्या मिला कि माइस डेथ हो गई, माइस की डेथ हो गई। समझ में आया, चारों कॉम्बिनेशन समझ में आए। अब ये माइस की डेथ जब वो रिपीटेड बार बार देख रहे हैं तो वो उनको एक पैटर्न दिख रहा है कि असिस्टेंट को हिट किल किया था और वो सिर्फ असिस्टेंट को इंसर्ट किया तो माइस अलाइव रह गया था, लेकिन असिस्टेंट को हिट किल करके आर स्ट्रेन के लिविंग बैक्टीरिया के साथ लिया गया, तो देयर इज समथिंग हैपेंड इनटू आर स्ट्रेन जो उसको नॉन वायरुलेंस से वायरुलेंस में कन्वर्ट कर दिया और माइस की डेथ हो गई। इट मीन्स, अब ध्यान से सुनो, इट मीन्स कि आर का ट्रांसफॉर्मेशन समहाउ एस स्पीसीज जैसा हो गया, एस स्ट्रेन जैसा हो गया। एम आई क्लियर विद दैट? एक्सपेरिमेंट के अंदर क्या चल रहा है ये समझ में आ गया आपको? क्योंकि जो हीट किल था वो तो मारेगा नहीं, आर स्ट्रेन में कुछ तो चेंज हुआ है, लिविंग मैकेनिज्म इसी के साथ है, लिविंग मैकेनिज्म इसी के साथ है, वहां कुछ चेंज हुआ है जिसकी वजह से आर जो कि माइस को लिव रख रहा था, कोई भी डेथ नहीं कॉज कर रहा था, कोई डिजीज नहीं कॉज कर रहा था, उसने डिजीज कॉज कर दी, सिंपल सी बात है। ओके, क्लियर है बच्चा? वेरी गुड। तो यहां तक हमें ये समझ में आ रहा है कि S3 बैक्टीरिया कल्चर किया गया, इंजेक्टेड इन अ हेल्दी माइस, डिजीज प्रोड्यूस, माइस डाई। R2 बैक्टीरिया को कल्चर किया, आइसोलेट किया, इंजेक्टेड इन अ हेल्दी माइस, डिजीज नॉट प्रोड्यूस, माइस लाइव। S3 bacteria cultured and heat killed, then injected into a healthy mouse, disease not produced, and mice survive. R2 bacteria cultured and mixed with S3 bacteria cultured and heat killed. ये question है. Injected in a mice, healthy mice, disease produced. How? This is the question mark. And as a result, mice die. तो ग्रिफिथ ने क्या बोला? ग्रिफिथ was able to kill bacteria by hitting them. ये तो वो S3 वाला हो गया. He observed that heat killed S-strain bacteria injected into mice did not kill them. हीट किल जब S3 को alone इंजेक्ट कर रहे थे तो कोई डेथ नहीं हो रही थी माइस की. When he injected a mixture of heat kill S and live bacteria. बेटा ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस यहाँ का. The mice dead. Moreover, he recovered living S3 bacteria from the dead mice. अब देखो S3 को डाला था किल्ड, और जो डेड माइस है, माइस के बॉडी है, माइस के अंदर ब्लड होगा बेटा, सर्कुलेटरी सिस्टम होगा, उसके ब्लड से आइसोलेट करके स्टडी किया गया सैंपल, तो उसमें उनको मिला लिविंग S3 स्ट्रेन, लिविंग S3 स्ट्रेन। तो अब जब लिविंग S3 स्ट्रेन मिल रहा था तो डिजीज तो कॉज होगी, डिजीज कॉज होगी ना बेटा, कॉजल फॉर्म में आ चुका है वो। इज इट क्लियर? तो लिविंग कौन था? आर, लेकिन आर के अंदर कुछ ट्रांसफॉर्मेशन हुआ और जब उसने बाइनरी फिजन और नए प्रोड्यूस किए तो वहां पे क्या बनते गए? एस स्ट्रेन बनते रहे, क्योंकि आर एस में कन्वर्ट हो चुका था. He concluded that the R strain bacteria had somehow been transferred, somehow, they don't know the answer still, by the heat killed S strain bacteria. तो उन्होंने क्या बोला कि ये हो तो रहा है क्योंकि पैटर्न दिख रहा है, वो रिपीट कर रहे हैं, तो उन्होंने ये कंक्लूजन दिया, वो नहीं जानते कि क्या हुआ माइस के अंदर, क्या हो रहा है, बैक्टीरिया के स्ट्रेन में कैसे चेंज हो रहा है, लेकिन वो ये बोले कि एस स्ट्रेन जो कि हीट किल था, उसने समहाउ आर स्ट्रेन को वायरुलेंस में चेंज कर दिया, मतलब आर को S3 में चेंज कर दिया. ओके, ये ऑब्जर्वेशन हुआ. Some transforming principle transferred from the heat-killed S strain had enabled the R strain to synthesize. अब क्या S को S क्या बना रहा था? स्मूथ पॉलीसेक्राइड कोट, जो कि R में एब्सेंट था. तो अब ये जो नया R बना था वो क्या हो गया? S3 में कन्वर्ट हो गया. क्यों? क्योंकि उसके पास स्मूथ पॉलीसेक्राइड का कोट आ गया, और स्मूथ पॉलीसेक्राइड का कोट ही वायरुलेंस बिहेवियर को शो कर रहा है, वायरुलेंस कैरेक्टरिस्टिक्स है.
तो उससे वो क्या कन्वर्ट हो गया, बैक्टीरिया आपका कन्वर्ट हो गया वायरुलेंट में। ये तो था आपका ग्रिफिथ का ऑब्जर्वेशन, वो क्या ऑब्जर्व कर रहे थे। इज इट क्लियर, समझ में आया सबको? ओके, good. This must be due to the transfer of the genetic material, but still we don't know what is the genetic material, वो जानते ही नहीं थे। This is known as bacterial transformation of Griffith effect. However, the biochemical, ये मार्क कर लेना, अभी भी biochemical nature of genetic material was not defined from this experiment. इस experiment से ये define नहीं हुआ कि क्या material है जो कि इस transformation में रोल प्ले किया है। ओके, क्लियर, वेरी गुड। नाउ और देखते हैं आगे, बायोकेमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स। अब देखो, बायोकेमिकल कैरेक्टराइजेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल, प्रिंसिपल की डिस्कवरी किसने कर दी, ग्रिफिथ ने। पैटर्न को ऑब्जर्व किसने किया, ग्रिफिथ ने। आगे जो आ रहे हैं आपके एवरी मैक्लॉयड एंड मैकार्टी, डायरेक्ट क्वेश्चन है, एवरी मैक्लॉयड एंड मैकार्टी, दीज थ्री आर द स्टूडेंट ऑफ ग्रिफिथ। ये ग्रिफिथ के ही स्टूडेंट्स है। ओके, तो ग्रिफिथ के रिसर्च को इन्होंने आगे बढ़ा दी। वो कब किए, 1928 में। ये 26-28 में कंप्लीट होके डिबेट हुआ, और ये कब हुआ, 1933 से 44 तक। 10 साल फिर से इनको लग रहे हैं कि जेनेटिक मटेरियल क्या है। जो इनके गुरुजी कह रहे थे कि ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल तो काम कर रहा है, लेकिन एग्जैक्टली व्हाट आर द बायोकेमिकल नेचर ऑफ दैट जेनेटिक मटेरियल, ये क्वेश्चन तो बाकी रह गया। ओके, तो एवरी मैक्लाइड एंड मैकार्टी, जो कि ग्रिफिथ के स्टूडेंट थे, दे वर्क टू डिटरमाइन द बायोकेमिकल नेचर ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल इन ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट। तो अगर आपको पूछा जाए कि ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट में ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल किसने डिस्कवर किया था, या बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन में ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल की बायोकेमिकल नेचर को किसने डिस्कवर किया था, तो आंसर विल बी not Griffith, it is Avery, MacLeod and McCarthy. Oswald Avery, Colin MacLeod and Maclean McCarthy. ओके, और ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट का प्रिंसिपल किसने दिया था, तो ग्रिफिथ आ जाएंगे। नाउ देखो पॉसिबिलिटी, क्योंकि बायोमोलिक्यूल्स तब नेचर, सेल का स्ट्रक्चर, ये सब डिस्कवर हो चुका था, तो दे वेरीफाइड बायोकेमिकल्स, बायोमोलिक्यूल्स, बायोकेमिकल्स, प्रोटीन्स, डीएनए, आरएनए, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, इतनी पॉसिबिलिटी है। फ्रॉम द हीट किल्ड एस सेल, जो ऑलरेडी हीट किल्ड थे, क्योंकि ट्रांसफर तो उन्होंने हीट किल्ड प्लस R2 लाइव किया था, तब डिजीज हुई थी। जो एबनॉर्मलिटी था कि ये हीट है, किल्ड है, तो कैसे डिजीज आ गया, और ये तो डिजीज कॉज ही नहीं करता। तो उन्होंने किसको कहाँ से केमिकल आइसोलेट करेंगे, इस एक्सपेरिमेंट से आइसोलेट किया, मतलब हीट किल्ड एस सेल से उन्होंने आइसोलेट कर लिया। ओके, टू सी विच वन कुड ट्रांसफॉर्म लाइव आर सेल इनटू एस सेल। ट्रांसफॉर्मेशन किसका हो रहा है, आर सेल का एस सेल में। They discovered that DNA alone from S bacteria are caused R bacteria to become transformed. डिस्कवरी हो गई। ओके, कैसे, अब ये देखना है आपको। देखो, अब इसमें आएंगे तुम्हारे हाइड्रोलिटिक एंजाइम, ध्यान से सुनो। हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स को याद है, लाइसोसोम, हाइड्रोलिटिक एंजाइम, जो कि इन सब पे वर्क करेगा। ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम ने आपने देखा, पॉलीमर को मोनोमर में कन्वर्ट करने तक आपने कई सारे हाइड्रोलाइजिंग एंजाइम्स को देखा। प्रोटीन को डिग्रेड होते देखा, प्रोटीन पेप्टोन्स, पेप्टोसिस में, उसके बाद पॉलीपेप्टाइड ब्रेकडाउन हुआ छोटे छोटे डाइपेप्टाइड में, एंड देन अमाइनो एसिड फाइनली प्रोड्यूस हुआ। याद आ रहा है कुछ, लिपिड्स, फैटी एसिड्स और कोलेस्ट्रॉल में ब्रेक हुए। देन आपका डीएनए की बात करें तो न्यूक्लियोटाइड न्यूक्लियोसाइड में आ जाता है लास्ट में, न्यूक्लियोसाइडेज एंजाइम, याद आ रहा है, न्यूक्लियेज एंजाइम, ये सब उसको छोटे छोटे फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे थे। तो सेम वे में बेटा, अब आप ये देखो कि अब हमने केमिकल्स, जो केमिकल्स थे उनको आइसोलेट किया, और टेस्ट ट्यूब में ले लिया।
ओके, तो अब इस टेस्ट ट्यूब में क्या क्या होगा, इस टेस्ट ट्यूब में क्या क्या होगा, सभी कुछ होगा जो उसमें था, सारे ही टेस्ट ट्यूब में सब कुछ है, लेकिन एक एंजाइम हम सब में कम डाल रहे हैं, मतलब प्रोटीन को छोड़ के सब डाल दिया, सारे एंजाइम डाल दिए जो प्रोटीन को डाइजेस्ट करते हैं उसको छोड़ दिया, तो इस टेस्ट ट्यूब में फाइनली आपका क्या बचा रहेगा, प्रोटीन। सेम वे में आपने डीएनए को छोड़ के सब डाल दिया, सब डाइजेस्ट हो गया, सब टूट गया, तो बचा क्या रह जाएगा, डीएनए। सेम वे में आरएनए, सेम वे में कार्बोहाइड्रेट, फंडामेंटल समझो, बाकी सबको डिग्रेड करने वाला हमने डाल दिया, तो आरएनए, प्रोटीन, डीएनए, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड जो सभी में प्रेजेंट है, एक एक को छोड़ के, एक के एंजाइम को नहीं डाला, तो बाकी सब तो डिग्रेड हो जाएंगे। ओके, तो उन्होंने इसी तरह के कॉम्बिनेशन बनाए, उससे क्या हुआ कि जब प्रोटीन ऑफ S3 और लाइव R2 का रिएक्शन किया तो कोई चेंजेस नहीं हुआ, माइस सर्वाइव, क्या माइस लाइव, जिंदा था। पॉलीसेक्राइड ऑफ S3 प्लस लिविंग R2, नो ट्रांसफॉर्मेशन, माइस लिव। आरएनए ऑफ S3 लाइव R2, नो ट्रांसफॉर्मेशन, माइस फिर भी जिंदा है, कोई डिजीज नहीं हो रहा है। डीएनए ऑफ S3 लाइव R2, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ R2, ये है मैक्री मैक्लार्ड और मैकार्टी का एक्सपेरिमेंट, एवरी मैक्लार्ड और मैकार्टी का। समझ में आया? तो बेटा अब ये पता है ना कि इस टेस्ट ट्यूब में सिर्फ डीएनए है, और इस टेस्ट ट्यूब के कंटेंट को अगर ट्रांसफॉर्म करने से, पोर करने से माइस के अंदर डिजीज कॉज हुई है, इसका मतलब कौन सा कंटेंट गया, S3 से, क्योंकि हमने लिया था सारा मटेरियल S3 का लिया हुआ है, एक में प्रोटीन है, एक में पॉलीसेक्राइड है, एक में आरएनए, एक में डीएनए, तो प्रूव्ड हो गया कि अरे इसके अंदर क्या था, डीएनए था, एंड डीएनए इज द ट्रांसफॉर्मिंग केमिकल। इज इट क्लियर? किसको किसको समझ में आ गया, रिप्लाई करो यस। फंडामेंटल समझ में आया होगा तो सब समझ में आ जाएगा। और S3 में ट्रांसफॉर्म होते हुए उसके उसके जो ब्लड से अगर आइसोलेट करेंगे तो स्ट्रेन कौन सा मिल रहा है, R2 नहीं मिल रहा है, S3 मिल रहा है, जो कि डेड डाला गया था, हीट किल डाला गया। वेरी गुड, चलो अभी ध्यान से देखते हैं। तो एवरी मैक्लार्ड एंड मैकार्टी proves that the transforming principle is related to DNA या ट्रांसफॉर्मिंग केमिकल, बायोकेमिकल, ऐसे भी करके पूछ सकता है बेटा, तो आप ध्यान रखें। DNA is the molecule that is having transformation for the polysaccharide coat R2 to S3। इसका मतलब क्या हुआ होगा यहाँ पे, R2 के डीएनए, R2 का डीएनए जो फंक्शनल था उसके अंदर S3 के डीएनए का वो पार्ट जो कि स्मूथ पॉलीसेक्राइड की कोट को बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल था, जैसे ये पूरा डीएनए हुआ, इस डीएनए में हम कह रहे हैं इतना पोर्शन जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन है, जीन, ये स्मूथ कोट के लिए है। भाई पूरे डीएनए से तो पूरा बैक्टीरिया बनता है ना, तो ये स्मूथ कोट वाला फ्रैक्शन ऑफ डीएनए, क्योंकि वो हीट किल्ड था, लेकिन ये केमिकल तो है, ये इंसर्ट कर गया इस फंक्शनल डीएनए के अंदर। और जब जब R2 ने अपने आप को रेप्लिकेट किया तो R2 के रेप्लिकेशन के साथ ये भी रेप्लिकेट हुआ, और जब ये फंक्शनल किया और इसने ट्रांसक्रिप्शन किया तो उससे क्या हुआ, पॉलीसेक्राइड कोड को फॉर्म करने वाले एंजाइम और वो वाली मैकेनिज्म पूरी ट्रिगर हो गई और R2 S3 में कन्वर्ट हो गया। ओके ओके, तो क्या हो रहा है यहाँ पे, when accidentally living R2 bacteria actively takes up the DNA fragment of dead S3 bacteria, the DNA inside the cell express itself। उसने expression कर दिया। Phenotype is nothing, phenotype is the picture, you know, photo, a pic, कुछ भी बोल दो, किस चीज का, जो उसकी जेनेटिक इंफॉर्मेशन है, जो जीनोटाइप है, उसका पिक्टोरियल फॉर्म है, आपको जो दिख रहा है। इज इट क्लियर? समझ में आ रहा है ना ये तो आपको? तो जीन ट्रांसफर कर गया और जाके इंसर्ट हो गया एक्टिव डीएनए के अंदर, और जब वो एक्टिव डीएनए रेप्लिकेट कर रहा है तो वो ट्रांसफॉर्म वाला पार्ट भी रेप्लिकेट किया, और रेप्लिकेशन के बाद होगा ट्रांसक्रिप्शन, और ट्रांसक्रिप्शन से वो मैकेनिज्म को परफॉर्म करने वाले, पॉलीसेक्राइड को कोड को फॉर्म करने वाले एंजाइम्स प्रोड्यूस हुए।
और उसकी वजह से अब R2 के पास तो कोट नहीं था, R2 के पास कोट आ गया, मतलब वो S3 हो गया है। R2 तो स्पीसीज R2 स्ट्रेन कैसी है, विदाउट कोट, रफ, और कोट आ गया, तो आइसोलेट करोगे तो आपको क्या मिलेगा, बॉडी के अंदर से S3 मिलेगा, S स्ट्रेन मिलेगा। इज इट क्लियर बेटा? DNA fragment which have codes for forming polysaccharide get transformed into the R2. This is the transformation ना बेटा। अभी क्यों लेता है, कैसे लेता है, that is totally by chance phenomena, और वही मैंने आपको यहाँ पे बताया कि S3 से S2, S3 का DNA और R2 का DNA जो वहां पे प्रेजेंट है, मिक्स किया गया था सेल को, क्योंकि वो हीट किल्ड है, रप्चर है, जेनेटिक मटेरियल ओपन हो चुके हैं। देयर इज बाय चांस फिनोमेना कि वो हाइड्रोजन पेयरिंग वगैरह, क्योंकि केमिकल है ना, केमिकल तो पेयर बना रहा है, बॉन्डिंग बना रहा है, तो जाके अपने रिलेटेड जो भी पेयरिंग को शो किया, उसको न्यूक्लियोटाइड मैच हो गए, और न्यूक्लियोटाइड मैच होते ही दोनों डबल स्ट्रैंड आके वहां पे ज्वाइन कर गए, तो उससे क्या हुआ, उसके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन आ गया। ओके, जैसे देखो आप बहुत सारे मैग्नेट ले लो, मैग्नेट, छोटे छोटे मैग्नेट ले लो, तो आप देखोगे नॉर्थ नॉर्थ साउथ पोल का जब भी आएगा तो वो एक साथ स्टिक कर जाएंगे, नॉर्थ नॉर्थ पोल होगा तो रिपल करेंगे। तो देयर इज बाय चांस फिनोमेना कि इसमें बहुत सारे मैग्नेट विदाउट यूजिंग द आयरन, मेटल को बिना यूज किए भी आपस में ज्वाइंट दिखेंगे आपको। इज इट क्लियर? तो वहां पे क्या है, वहां पे मैग्नेटिज्म है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे केमिकल बॉन्डिंग है। समझा बच्चा? वेरी गुड। चलो, they also discovered that protein digesting enzymes, proteases and RNA digesting enzymes, RNases, did not affect transformation. क्यों? क्योंकि उस टेस्ट ट्यूब में जिसके अंदर डीएनए प्रेजेंट रह गया था, तो उसके अंदर क्या क्या डाला होगा, उन्होंने प्रोटीएजेस डाले होंगे, ओके, आरएनएस डाले होंगे ताकि इसके अंदर का आरएनए टारगेट हो जाए, एंड सेम वे में सैकराइडेज डाले होंगे, मतलब कार्बोहाइड्रेट्स डाले होंगे ताकि उसके अंदर का कार्बोहाइड्रेट डिग्रेड हो जाए। ओके, तो ये सब डिग्रेड किसको किया, ये प्रोटीन को किया, ये आरएनए को किया, ये कार्बोहाइड्रेट को किया, डिड नॉट अफेक्ट द ट्रांसफॉर्मेशन। तो इन एंजाइम से क्या हुआ, डीएनए पे कुछ अफेक्ट ही नहीं पड़ा, तो डिड नॉट अफेक्ट हो गया। So the transforming substance was not a protein or RNA. अगर RNA और प्रोटीन से हो रहा होता तो ऑब्वियसली वो डिनेचर्ड हो गया होता, और उस केस में नहीं दिखता। और जब आप प्रोटीज के अलावा डीएनएस डाल दो, आरएनएस डाल दो, कार्बोहाइड्रेट्स डाल दो, तो उस सॉल्यूशन में क्या प्रेजेंट रहेगा, उस टेस्ट ट्यूब में प्रेजेंट रह जाएगा प्रोटीन। तो इसकी पोरिंग से, इसको इंजेक्ट करने से R2 का कन्वर्जन S3 में होना चाहिए और डिजीज हो जाता, बट ये रिपोर्टेड नहीं हुआ। इसका मतलब एवरी मैक्लॉयड मैकार्टी ने ये प्रूफ किया कि डीएनए इज दैट केमिकल कंपोजिशन which which is responsible for the transformation principle. ओके, क्लियर है बेटा? अब देखो यहाँ पे आपको टर्म ध्यान रखना, डाइजेशन विद डीएनए डिड इनहिबिट ट्रांसफॉर्मेशन। क्यों? क्योंकि जिस टेस्ट ट्यूब में डीएनए एंजाइम ASE आएगा, उसमें अभी हम उस पर भी बात करते हैं, मतलब इसमें आपने डीएनए यूज किया होगा, रुक जाओ हम एक बार क्लियर करते हैं, आपको समझ में वैसे आ गया होगा। मतलब इसको छोड़ के बाकी सारे टेस्ट ट्यूब में तो आपने डीएनए भी डाला था, क्लियर, डाला हुआ है। तो यहाँ पे डीएनए की खत्म हो गया, हाइड्रोलाइज्ड हो गया, यहाँ पे डीएनए हाइड्रोलाइज्ड हो गया, यहाँ पे डीएनए हाइड्रोलाइज्ड हो गया, तो डीएनए अफेक्ट द ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल, अफेक्ट कर रहा है ना, क्योंकि उसने डीएनए को डिग्रेड कर दिया। तो दोनों ही रिजल्ट, तीनों ही रिजल्ट में क्या हो रहा है, कोई ट्रांसफॉर्मेशन हमें दिखा ही नहीं था, तो इट अफेक्ट द ट्रांसफॉर्मेशन प्रिंसिपल। आर यू गेटिंग दिस लाइन? डीएनएस डिड इनहिबिट ट्रांसफॉर्मेशन, ये लाइन आपको समझ में आ गई? ट्रांसफॉर्मेशन को इनहिबिट कर रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन इज द कन्वर्जन ऑफ R2S, सजेस्टिंग दैट द डीएनए कॉज द ट्रांसफॉर्मेशन। इसलिए उस टेस्ट ट्यूब के सॉल्यूशन से डिजीज कॉज हुई जिसमें डीएनए की एक्टिविटी नहीं थी और डीएनए प्रेजेंट रह गया था।
They concluded that DNA is the hereditary material, but not all biologists were convinced. ये भी नहीं कि महानता मिल गई 1944 33 से 44 तक चलता रहा, तो ऐसा भी नहीं कि सभी बायोलॉजिस्ट कन्विंस्ड हो जाए। ओके, अब आपको यहाँ पे एक दिखा हुआ है, कैन यू थिंक ऑफ एनी डिफरेंस बिटवीन डीएनएज एंड डीएनएज? बताओ। अब आपको ये तो समझ में आ रहा है बेटा, बता दो फटाफट, डीएनएज एंड डीएनएज क्या डिफरेंस है? अभी क्योंकि सारे बायोलॉजिस्ट कन्विंस नहीं हुए हैं, तो हमें और देखना होगा, एक्सपेरिमेंट और आएंगे, ऑल्दो इन्होंने प्रूफ किया। दिस इज द प्लूरल फॉर्म ऑफ डीएनए, सिंपल। दिस इज द प्लूरल फॉर्म ऑफ बहुवचन किसका? डीएनए का। एस लगा है ना बेटा। एंड दिस इज द एंजाइम विच एक्ट्स ऑन डीएनए, एंजाइम विच परफॉर्म प्रोसेस क्या हो जाएगी? हाइड्रोलिसिस ऑफ डीएनए। लिख लो ये छोटा सा, which causes hydrolysis of DNA या break down the DNA। उस एंजाइम को आप क्या बोलोगे? डीएनएज। एनसीईआरटी का पॉइंट है, इसलिए आप क्लियर रखना है। डीएनएज, पहला वाला डीएनएज क्या है? कई सारे डीएनए, प्रोनाउंसिएशन दोनों का ही डीएनएज है, लेकिन एएससी वाला क्या है? एंजाइम। ओके, क्लियर है? चलो ठीक, गुड। अब देखते हैं, द जेनेटिक मटेरियल इज डीएनए, ये प्रूफ हो रहा है क्या? तो और देखते हैं। अब आता है हर्से एंड चेज का एक्सपेरिमेंट, जिन्होंने, ऐसे ही होता है बेटा, हमेशा साइंटिस्ट में एक साइंटिस्ट ऐसा खड़ा हो जाता है जो सब चीजों को रफा दफा करके प्रूफ करके और ओपन चैलेंज दे देता है कि तुम इसके एक्सेप्शन लेके आओ तो हम तुम्हारी बात सुनेंगे। तो हर्से एंड चेज का ऐसा एक्सपेरिमेंट था जिसमें पूरी क्लियरली उन्होंने रेडियो आइसोटोप्स को यूज किया एंड उन्होंने क्लियर कर दिया। भाई अब तुम्हें ये नहीं समझ में आ रहा कि डीएनए के जाने से हुआ है, तो चलो हम डीएनए की लेबलिंग कर लेते हैं। अब जिधर जिधर डीएनए जाएगा उधर उधर से आपको समझ में आएगा कि वो ट्रांसफर हुआ है। हाइड्रोलिसिस मतलब ये फॉस्फोएस्टर बॉन्ड को तोड़ेंगे। हाँ बेटा, ठीक है, बैकबोन ऑफ डीएनए पे वर्क करेंगे। The unequivocal proof that DNA is the genetic material came from the experiment of Alfred Hershey and Martha Chase. इसको शॉर्ट में आएगा हर्से एंड चेज एक्सपेरिमेंट डन इन 1952। They worked with viruses. किसके साथ वर्क किया इन्होंने? वायरसेस दैट इन्फेक्ट बैक्टीरिया कॉल्ड बैक्टीरियोफाज। आपका सेकेंड वाला जो एक्सपेरिमेंट यहाँ पे मैंने क्या किया था, बुलेट पॉइंट में कर दिया ना, तो ये सेकंड पे आ गया, हम लोग फर्स्ट का था सेकंड पे आ गए, बैक्टीरियोफाज एक्सपेरिमेंट। तो हर्से एंड चेज क्या कर रहे हैं? बैक्टीरियोफाज का एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, मतलब वायरसेस, इनका सैंपल क्या है? वायरस है, मेड अप ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन्स। अब आपको एक चीज ये याद रखना है, ये ऐसे वायरसेस हैं जिनका जेनेटिक मटेरियल, ये मोनेरा में भी आपने नोट डाउन किया है, टीएमवी वायरस वहां पे आया था, बैक्टीरियोफाज वायरस आया था, तो टीएमवी वायरस में आरएनए था, बैक्टीरियोफाज में टैडपोल शेप का स्ट्रक्चर, क्रिस्टलाइन फॉर्म, ये सब मैंने वहां पे भी पढ़ाया हुआ है। तो आपको इस तरीके का एक वायरस दिखाया था उस टाइम, प्रोटीन कोट, कैप्सिड, ठीक है, एंड कॉलर, देन टेल पोर्शन, ये सभी प्रोटीन का स्ट्रक्चर है, अंदर इसके डीएनए। तो सिंपली इन्होंने एक ऐसे वायरसेस को यूज किया, क्योंकि प्रूफ तो यही करना है कि डीएनए इज जेनेटिक मटेरियल। पहले डीएनए प्रूफ हुआ, फिर आरएनए को लाया गया कि उनका क्या, जिनके अंदर डीएनए होते ही नहीं, ठीक है। तो मेड ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन्स, प्रोटीन्स का नेम देखना है आपको, T1 to T7। द बैक्टीरियोफाज, बस ऐसे ही आप नोट डाउन कर लेना, द बैक्टीरियोफाज अटैचेस टू द बैक्टीरिया एंड इट्स जेनेटिक मटेरियल देन इंटर्स द बैक्टीरियल सेल। अब बेटा देखो, आपके पास अगर कोई ऐसा आपने प्रोडक्ट लिया हुआ है, सुनो ध्यान से, कोई ऐसा प्रोडक्ट आपने क्राफ्ट बनाया है जिसमें आप बोल रहे हो कि 2 ही मटेरियल यूज हुए हैं, ठीक है, आपने बाहर की तरफ एक पेपर रैप किया हुआ है और अंदर की तरफ आपने क्या बोले,
कोई भी थ्रेड का एक आपने बंच डाल दिया, तो यू नो कि इसमें 2 मटेरियल है, ठीक है? इसमें 2 मटेरियल है और आप ग्लू भी नहीं यूज कर रहे हो, इसको कहीं आप पेपर से ही बाइंड कर दिया, तो सिर्फ हम 2 मटेरियल की बात कर रहे हैं, एक है पेपर, एक है थ्रेड। समझना है इसको, एक हुआ पेपर, एक हुआ थ्रेड, और आपका क्राफ्ट रेडी है। योर क्राफ्ट इज रेडी। इज इट क्लियर? तो आप इसके आगे, आप इसको किसी को दे दो और बोलो इसको मॉडिफाई कर दो, और कुछ तुम्हें ऐड नहीं करना है, तो वो कितना भी मॉडिफाई करेगा, वो 2 ही मटेरियल यूज करेगा, या तो पेपर यूज करेगा या तो थ्रेड यूज करेगा। इज इट क्लियर? एक्सपेरिमेंट का बेसिक समझो, क्या कह रहा है ये एक्सपेरिमेंट। तो बैक्टीरियोफाज अटैचेस, और बैक्टीरियोफाज है मतलब वो बैक्टीरिया ईटिंग वायरस। ओके, गुड। तो पहले हमें वायरस के बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि वो है क्या, किस पे अटैक कर रहा है, और उसका स्ट्रक्चर किस चीज की बनी हुई है। Attaches to the bacteria and its genetic material, then enters the bacterial cell. बैक्टीरियल सेल के अंदर जेनेटिक मटेरियल इंटर कर देता। अगर आपको थोड़ा भी वायरस, वेरियोट्स, प्रियॉन्स याद हो, नहीं तो अभी रिसेंट की चैनल पे आप देखोगे तो वही चल रहा है 11th का। वायरसेस वगैरह खत्म हुआ, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन खत्म हुआ, प्लांट किंगडम चल रहा है, तो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा फिर से मोनेरा बीजीए। तो ये आप अगर रिवाइज करना चाहो तो देख लो उसको भी वैकेशन में। तो वहां पे आपको याद हो कि वायरस, विरियोट्स और प्रियॉन्स, मैंने ये आपको पढ़ाया हुआ है। आफ्टर द कंप्लीटिंग द विटेकर क्लासिफिकेशन सिस्टम लाइकेन्स, क्यों? क्योंकि इनको प्रॉपर प्लेस नहीं मिला, तो वहां पे मैंने बैक्टीरियोफाज आपको टीएमवी और बैक्टीरियोफाज पढ़ाया था उस टाइम। ओके, द बैक्टीरियल सेल्स ट्रीट द वायरल जेनेटिक मटेरियल एज, तो उस टाइम मैंने तुम्हें एक स्टोरी सुनाई थी कि प्लेन हाईजैक होता है, तो हाईजैक करने के बाद प्लेन कैप्टन उड़ाएगा, जो भी उसका पायलट है वही उड़ाएगा, लेकिन किसकी मर्जी से उड़ाएगा? उस टेररिस्ट की मर्जी से उड़ाएगा जिसने हाईजैक कर लिया। तो सेम टाइम ऑफ काइंड ऑफ फिनोमिना आपको उस बैक्टीरियल सेल के अंदर या उस यूकैरियोटिक सेल के अंदर दिखता है, जहां पे वायरसेस अटैक कर देते हैं। क्यों? क्योंकि उनका खुद का मैकेनिज्म है नहीं, वो बाहर तो इनर्ट है, ऑब्लिगेट पैरासाइट होते हैं, होस्ट बॉडी के अंदर ही एक्टिव होते हैं। तो वायरसेस कॉज इन्फेक्शन टू द होस्ट बाय द यूजिंग ऑफ देयर मैकेनिज्म, होस्ट को ही हाईजैक करके। अब अगर ये प्लेन कहीं जा रहा है, ये सपोज कहीं पे ऐसी जगह चला गया जो टेररिस्ट का फेवरेट है, उस जगह पे गया, तो टेररिस्ट को मनचाहा जगह मिल गया, मनचाहे डिमांड मिलेगी, और होस्टेजेस तो उनके पास है ही, तो दैट इज बेनिफिशियरी। अब नुकसान किसका हो रहा है? जहाँ के वो होस्टेस थे, जहाँ का वो लोग हैं, उसके अंदर एक दो की जान जा सकती है। बाहर जहाँ से वो कंट्री से बिलोंग करते हैं, वो उनकी डिमांड पूरी होगी तो उस कंट्री का नुकसान होगा, लॉस होगा। तो उसी तरीके से वायरस एंटर किए, हाईजैक किए, और खुद के जेनेटिक मटेरियल को इंसर्ट करके खुद का प्रोटीन और सब कुछ फॉर्म कराने लगे, और वायरस की कॉलोनी बढ़ने लगती है बॉडी में। दिस इज द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ biological growth of viruses. ओके, अब आई थिंक मुझे बहुत बैकग्राउंड में जाने की जरूरत नहीं है कि वायरसेस आर द लिंकिंग बिटवीन द नॉन लिविंग एंड लिविंग, व्हाई नॉन लिविंग, ये सब आपको रिकॉल करना पड़ेगा। तो बैक्टीरियल सेल ट्रीट्स विद द वायरल जेनेटिक मटेरियल एज इफ इट वाज इट्स ओन एंड सब्सिक्वेंटली मैन्युफैक्चर्स मोर वायरसेस पार्टिकल, और असेंबल होते हैं, ये भी मैंने बताया। पूरी की पूरी यूनिट ऑफ वायरसेस नहीं बनती है, दे आर असेंबल। ओके, जैसे कंप्यूटर असेंबल, तो आप कंप्यूटर की स्क्रीन कहीं से लाते हो, सीपीयू कहीं से लाते हो, कीबोर्ड कहीं से लाए, माउस कहीं से लाए, लेकिन एट द एंड आपका पूरा यूनिट क्या हुआ? असेंबल हो गया। दिस इज द कंप्यूटर सिस्टम। ओके, तो सेम वे में वायरसेस पार्टिकल अपने प्रोटीन को, अपने कैप्सोमियर कैप्सिड को फॉर्म कराएगा, जेनेटिक मटेरियल बनवाएगा, और उनकी असेंबली करवाएगा। कहाँ? खुद ही। अगर यूकैरियोटिक है तो उसकी गोल्जी को हाईजैक किया, उसकी तो सारी मैकेनिज्म हॉल्जी होता है, हाईजैक है। जैसे अभी अपने को कोरोना इतना हाहाकार मचाया था, तो अपने ही सेल के अंदर तो वो अपने इम्यून सिस्टम को डैमेज कर रहा है, सारी वॉर की वजह से कोरोना हो रहा था। तो गोल्जी में उसने क्या कराया? पैकेजिंग फैक्ट्री लगा दी अपने ही वायरस की, बनते जा रहे हैं, कई कॉपी बन गए, वेसाइकल में पैक है,
प्लाज्मा मेम्ब्रेन से बाहर आए, दूसरे सेल तक जाएंगे, दूसरे ऑर्गन तक जाएंगे, दूसरी बॉडी के पार्ट तक जा रहे हैं, अब वो तो घूम रहे हैं बॉडी में वाया ब्लड। तो बैक आते हैं यहाँ पे, समझते हैं। ओके, तो मैन्युफैक्चर करा रहा है और वायरस अपनी कॉलोनी को बढ़ा रहा है। हर्षे एंड चेस इसी प्रिंसिपल को समझ चुके थे कि इस तरीके का पैटर्न शो कर रहा है वायरस। वर्क टू डिस्कवर वेदर इट वाज प्रोटीन और डीएनए, इट इज लाइक योर पेपर और थ्रेड। अब आपके पास आपने ही दिया था मटेरियल, तो उन्हीं दो मटेरियल में से उसने मॉडिफाई किया, तो कहाँ पे पेपर है कहाँ पे थ्रेड है, यू कैन आइडेंटिफाई, और यू कैन से कि देयर इज ओनली टू possibility of materials from the viruses that entered the bacteria. ओके, रिकॉल कर लो थोड़ा सा, अगर रिकॉल नहीं हो रहा है। हेड, नेक, कॉलर, शीथ, टेल, फाइबर, तो एक्सेप्ट डीएनए एवरी स्ट्रक्चर इज मेड अप ऑफ प्रोटीन। तो दो ही मॉलिक्यूल यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, क्योंकि वो एक्टिवली, प्रोटोप्लास्ट तो होता नहीं है वायरसेस के पास, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है नहीं इनके पास, फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ है नहीं है, इसलिए हम इनको नॉन लिविंग लिविंग के बीच की कैरेक्टरिस्टिक्स कहते हैं। अब ये ट्रांसफर होगा जब होस्ट के, अपने रिस्पेक्टिव होस्ट के, वायरसेस आर द होस्ट स्पेसिफिक। ठीक है, मैंने पहले भी बताया था, आपके कोरोना बगल वाले आपके आम के पेड़ को कोरोना नहीं हुआ, आपके घर के आसपास जो बरगद का पेड़ है, बनियान ट्री है, उसको कोरोना नहीं हुआ, केले के पेड़ को कोरोना नहीं हो रहा है, ह्यूमन को कोरोना हो रहा है। व्हाई? बिकॉज कोरोना इज स्पेसिफिक फॉर द ह्यूमन होस्ट। समझो बात क्या बोल रहे हैं वो समझो, मैं ये नहीं कह रही कि तुम रिसर्च करो, बट समझो। तो हेड, नेक, कॉलर, शीट, टेल, फाइबर, बेस प्लेट, ये सब ऑल आर मेड अप ऑफ प्रोटीन, और इनके अंदर कोई मैकेनिज्म हो नहीं रही है, तो कुछ अलग से तो आएगा नहीं, एंड जेनेटिक मटेरियल है इनका, दैट इज डीएनए। तो डीएनए जेनेटिक मटेरियल हो गया एंड प्रोटीन हो गया। अभी चलो हम नहीं बोल रहे हैं कि डीएनए हमें पता है कि जेनेटिक मटेरियल है, लेकिन हम ये तो समझ रहे हैं कि भाई इसके पास एक ए है एक बी है, दो ही कंपोनेंट का बना हुआ ये स्ट्रक्चर है, ए प्लस बी का बना हुआ। अब ट्रांसफर करेगा अगर ये जेनेटिक मटेरियल और कोई कैरेक्टरिस्टिक्स, और ये रेप्लिकेट करेगा, तो एदर ए करेगा और बी करेगा, यही प्रोबेबिलिटी बचती है आपके पास। तो देखो मैकेनिज्म, ये माइक्रोस्कोपिक इमेज है, रियल बैक्टीरियोफेज है, और ये आपका किस तरीके से अपना वायरल डीएनए इंसर्ट कर रहा है, रिसेप्टर से बाइंड करता है, इंसर्टिंग द डीएनए इनसाइड द ई कोलाई, क्या हो जाएगा, बैक्टीरिया। तो ई कोलाई बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता हुआ बैक्टीरियोफाज वायरस का इमेज है। अब कहानी क्या है कि दो ही हमारे पास जब कंपोनेंट है, तो इसमें फिर से बायोमोलिक्यूल आ रहा है, यू हैव टू आइडेंटिफाई that element which present only in genetic material and that particular element which present in only in protein. तो you will find, आप जाओ बैकग्राउंड में तो आपको याद है कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, चलो ऑक्सीजन सल्फर अभी छोड़ो, CHNO पे आप डिफाइन करते थे, हम यहाँ से शुरू करते हैं। CHNO पे आप डिफाइन करते थे कि वो कंपोनेंट कैसा होगा, और CHN को भी छोड़ो तो आप ऑक्सीजन से पहले देखते थे। ठीक है, 1:2:1 का रेशियो क्या हो जाएगा, कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, C बहुत ज्यादा है, मोर हायर, O से कंसेंट्रेशन में C और H ज्यादा है, तो आप इसको क्या बोलते हो, लिपिड्स। CHO के साथ N है, CHO और N मिल रहा है आपको, तो आप इसको क्या बोलते थे, न्यूक्लिक एसिड। नहीं याद आ रहा हो तो पूछ लो। फिर CHONS आ गया, CHONS, साथ में और कुछ भी हो सकता है, बट हम इसको फोकस कर रहे हैं, तो हम इसको बोल देते हैं प्रोटीन। ये S कहाँ से आ रहा है, डाइसल्फाइड ब्रिज, प्राइमरी से सेकेंडरी स्ट्रक्चर, टर्सरी स्ट्रक्चर फॉर्मेशन के लिए जो अल्फा हेलिक्स बीटा हेलिक्स स्टेपलिंग हो रही है, वो थी डाइसल्फाइड ब्रिजेस। तो हमें पता है कि भाई CHON ये प्रोटीन है, कह सकते हैं हम। CHON के साथ हम फॉस्फेट ऐड करें तो हम बहुत क्लियरली कह सकते हैं कि ये न्यूक्लिक एसिड ही होगा, क्योंकि यहाँ CHON के साथ सल्फर हमने ऐड किया और यहाँ हमने फॉस्फेट ऐड कर दिया। इसका मतलब इस प्रोटीन में फॉस्फेट नहीं है और इस न्यूक्लिक एसिड में सल्फर नहीं है। इतनी बात समझ में आई तुम्हें? अब अगर हम कार्बन को रेडियो लेबल करेंगे तो दोनों में कार्बन है, हाइड्रोजन को करेंगे तो दोनों में है, ऑक्सीजन को करेंगे तो दोनों में, नाइट्रोजन को करेंगे तो दोनों में।
तो हमने ऐड किया, हम 5वें कंपोनेंट पे गए, दैट इज सल्फर एंड फॉस्फेट। तो सल्फर और फॉस्फेट के आते ही हमें ऐसा कंपोनेंट एक मिला जो कि सिर्फ फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनाने में, मतलब जेनेटिक मटेरियल में है, और ये डाइसल्फाइड ब्रिज बनाने में, मतलब प्रोटीन में। और दो ही तो मटेरियल थे हमारे पास, एक था प्रोटीन, एक था जेनेटिक मटेरियल, डीएनए। पर्पस सॉल्व। अब जहां जहां रेडियो एक्टिव, रेडियो आइसोटोप्स थेरेपी मैंने पढ़ाई थी, टेक्निक पढ़ाई, ट्रेसिंग टेक्निक बताई थी, टूल्स एंड टेक्निक में सेल चैप्टर के साथ। डू यू रिमेम्बर? कुछ याद है? नहीं तो रेडियो आइसोटोप आपने केमिस्ट्री में भी पढ़ा होगा, रेडियो एक्टिव लाइफ कैलकुलेट की होगी, हाफ आयु मतलब हाफ लाइफ, और ये सब आपने कैलकुलेशन देखे होंगे। उन्हीं एलिमेंट की बात हो रही है, तो वो रेडिएशन को इमिट करते रहेंगे, रेडिएशन को एमिट करेंगे। तो वी हैव द रेडियो आइसोटोप्स रीडर, हमारे पास इक्विपमेंट है जो कि रीड करेंगे कि कहाँ पे रेडियो आइसोटोप गया। और जब हम किसी मीडियम में ग्रो कर रहे हैं और उस मीडियम के फास्फोरस को हमने रेडियो एक्टिव कर दिया है, तो उस मीडियम में ग्रो करने वाला बैक्टीरिया या वायरस क्या लेगा? रेडियो एक्टिव फास्फोरस, उसको न्यूट्रिएंट मीडियम की तरफ पहुंचेगा, तो उसके डीएनए में क्या आ जाएगा? रेडियो एक्टिव फास्फोरस। सेम वे में उसमें बनने वाला प्रोटीन हमेशा एस को यूज करेगा, सल्फर को यूज करेगा, तो उसमें प्रोटीन के अंदर क्या आ जाएगा? रेडियो एक्टिव सल्फर। और नई नई कॉलोनी बनती जाएगी, नई नई कॉलोनी में रेडियो एक्टिव डीएनए, रेडियो एक्टिव प्रोटीन बढ़ते जाएंगे। इज इट क्लियर? ठीक है, तो अब थ्योरी पे आते हैं। दे ग्रू some viruses on a medium that contain radioactive phosphorus। एक सिस्टम में उन्होंने रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस में ग्रो करा दिया, तो वैसे वायरसेस के अंदर क्या आ जाएगा? रेडियो एक्टिव फॉस्फेट आ जाएगा। रेडियो आइसोटोप का याद रखना, P32। एंड सम अदर्स ऑन मीडियम दैट कंटेन रेडियो एक्टिव सल्फर, दैट इज S35। ओके, तो उनके प्रोटीन्स में क्या आएगा? S35। यहाँ पे फॉस्फेट नॉर्मल होगा, यहाँ पे फॉस्फेट रेडियो एक्टिव है तो सल्फर नॉर्मल होगा। इतना क्लियर है सबको? दोनों अलग अलग मीडियम है, यहाँ पे फॉस्फेट नॉर्मल, वहां पे सल्फर नॉर्मल। ओके, ना जो जहां से ग्रो कराए उस वायरस से इन्फेक्ट करा देते हैं। वायरस ग्रो इन द प्रेजेंस ऑफ रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस कंटेन रेडियो एक्टिव डीएनए। ठीक है, क्योंकि बना उसके पास क्या? फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, तो डीएनए में क्या आ गया? रेडियो एक्टिव फॉस्फेट, बट नॉट रेडियो एक्टिव प्रोटीन। तो मैंने बताया नॉर्मल प्रोटीन रहेगा इस केस में, एस नॉर्मल है, सल्फाइड ब्रिजेस रेडियो एक्टिव नहीं हुए तो नॉर्मल है। बिकॉज डीएनए कंटेन्स फॉस्फोरस बट प्रोटीन डज नॉट, प्रोटीन के पास फॉस्फोरस नहीं है। सिमिलरली वायरसेस ग्रोन ऑन रेडियो एक्टिव सल्फर कंटेन रेडियो एक्टिव प्रोटीन बट नॉट रेडियो एक्टिव डीएनए, क्योंकि सल्फर गया यहाँ पे और फॉस्फोरस तो लिया नहीं था हमने, मिक्स मीडियम नहीं लिया है हमने। एक प्लेट में रेडियो एक्टिव फॉस्फेट ऐड किया, इस प्लेट में ग्रो करने वाली कॉलोनी में डीएनए रेडियो एक्टिव हो गया और प्रोटीन नॉर्मल है। फिर हमने दूसरी प्लेट में रेडियो एक्टिव सल्फर ऐड किया, तो इस प्लेट में ग्रो करने वाली कॉलोनी में क्या है? रेडियो एक्टिव प्रोटीन है, रेडियो एक्टिव प्रोटीन है। इतनी बात समझ में आई? कोड समझ में आ गया? यहाँ रेडियो एक्टिव प्रोटीन्स हैं, यहाँ रेडियो एक्टिव डीएनए है। अब अलग अलग आप इन्फेक्ट कर दो अलग अलग मोड में, जिसकी आपको रेप्लिका मिलेगा, वो हो गया आपका जेनेटिक मटेरियल। क्यों? क्योंकि प्रोटीन तो बाहर रह जाएगा। अब इतना तो हमें फंडामेंटल यही दिख गया था कि एंटर क्या कर रहा है? जेनेटिक मटेरियल एंटर किया था। फंडामेंटल कह रहा है कि डीएनए इनकॉर्पोरेट करता है होस्ट के डीएनए से और उसकी मशीनरी को हाईजैक कर लेता है और अपने कॉलर शीट टेल इन सबको प्रोड्यूस करा के असेंबल करा। क्लियर? तो अब देखो रिजल्ट आपको समझ में आ रहा हो, फटाफट देखो। रेडियो एक्टिव फाजेस वर अलाउड टू अटैच टू इकोलाई बैक्टीरिया, मतलब भेजा जा रहा है कि जाओ इकोलाई को इन्फेक्ट करो। दैट इज लाइक कि
वायरस को लोड कर दिया गया है, एक को दे दिया हमने गन और एक को दे दिया है हमने बॉम्ब, दो ही ऑप्शन है। तो बॉम्ब वाला अटैक कर रहा है या गन वाला अटैक कर रहा है, हमें पता चल जाएगा कि आगे अटैक कैसा हुआ है। ओके, देन दोनों से हमने अटैक करवाया और अंदर की प्रोसेस के देख रहे हैं कि मोड ऑफ अटैकिंग कैसा चल रहा है। देन एज द इन्फेक्शन प्रोसीडेड द वायरल कोट, अब ऑप्शन देखना एकदम बढ़िया से, the viral coat were removed from the bacteria by agitating them in a blender. इन्फेक्शन के बाद एजिटेशन याद है तुम्हें, कुछ सेंट्रीफ्यूगेशन, एजिटेशन, मिक्सचर ग्राइंडर कंपैरिजन कराया था, मतलब रोटेटर से आपने तोड़ दिया किसको, वायरस के कोट को। The viruses particles were separated from the bacteria by spinning them in a centrifuge. Centrifugation डेंसिटी ग्रेडियंट के अकॉर्डिंग देता है, ये मैंने आपको कई जगह पढ़ाया, कितना याद है उस पर डिपेंड है बेटा। डीएनए में अभी आएगा फिर से, वहां पे टेक्निक हम रिवाइज कराएंगे आपको, बट आपको राइबोसोम के 70S, 80S, 40S, 30S, 60S, इन सब टाइम में भी मैंने ये S क्या है, सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट, ये सब चीजें बात अपनी की हुई है। तो डेंसिटी ग्रेडियंट के अकॉर्डिंग सेपरेट कर लिया हमने। ओके, The viruses particles were separated from the bacteria, क्योंकि बैक्टीरिया का डेंसिटी ग्रेडियंट अलग होगा। वायरसेस पार्टिकल्स लिखा है, वायरसेस आर नॉट द ऑर्गेनेल। ओके, तो वायरसेस के जो भी प्रोटीन पार्टिकल्स थे, जेनेटिक मटेरियल था, वो सब सेपरेट हो गया अकॉर्डिंग टू डेंसिटी ग्रेडियंट। ओके, बैक्टीरिया विच वॉज इन्फेक्टेड विद द वायरसेस दैट हैड, ये मिल गया रिजल्ट देखो, जो इन्फेक्टेड विद वायरसेस है दैट हैड रेडियोएक्टिव डीएनए वर रेडियोएक्टिव, जिसके पास आपने रेडियोएक्टिव डीएनए से इन्फेक्टेड किया गया था, उन बैक्टीरिया में हमें क्या मिले, रेडियोएक्टिव वायरसेस मिल रहे हैं, इंडिकेटिंग दैट डीएनए वाज द मटेरियल दैट पास्ड फ्रॉम द वायरसेस टू द बैक्टीरिया। ओके, क्योंकि इसके प्रोटीन कोड में तो रेडियो एक्टिविटी आएगी नहीं, प्रोटीन कोड तो बार बार जो डीएनए रेप्लिकेट कर रहा है उससे नए प्रोटीन कोड बन रहे होंगे। तो यहाँ पे तो मीडियम में तो अब नहीं है ना सल्फर रेडियो एक्टिव, वो तो बैक्टीरिया बना लिया गया, एक बैक्टीरिया डिजाइन किया गया, इसका रेडियो एक्टिव प्रोटीन है एसपी और इसका रेडियो एक्टिव डीएनए। समझो बात को बेटा, कैसे लिख दूं मैं, आर एसपी एंड आर डीएनए, इसको प्रोटीन लिख लेना नहीं तो प्री से फॉस्फेट हो जाएगा, आर डीएनए फॉस्फेट। रेडियो एक्टिव क्या है वो ध्यान, तो अब इन्फेक्शन अगर रेडियो एक्टिव मिल रहा है वायरसेस का, इसका मतलब डीएनए गया था रेप्लिकेट करने और डीएनए ही था जो ट्रांसफॉर्म हो गया और कई सारे वायरसेस बने और वायरसेस के अंदर रेडियो एक्टिव डीएनए बन रहे हैं, मतलब मिल रहा है रेडियो एक्टिव। और रेडियो एक्टिव डीएनए नहीं बनेंगे क्योंकि अगेन कंडीशन वही है, मीडियम में रेडियो एक्टिव एलिमेंट नहीं है, लेकिन रेडियो एक्टिव ट्रेसेस किसके मिले, इसके मिले तो मतलब डीएनए अंदर गया है, इसके मिलते एस प्रोटीन के मिलते तो मतलब होता प्रोटीन अंदर गया है। और बाद में हमारे फंडामेंटल मैकेनिज्म ये कह ही रहा है कि प्रोटीन बाहर रह जाता है और जेनेटिक मटेरियल एंटर करता है। तो द पोर्शन विच incorporate with the change in genetic material or transforming or the forming of new viruses is DNA. Bacteria that were infected with viruses that had radioactive protein were not radioactive क्योंकि उसका radioactive protein बाहर ही रह जाता है और उसने अंदर जाके कोई फॉर्मेशन नहीं किया। फॉर्मेशन किससे हो रहा है, ये जेनेटिक मटेरियल गया बैक्टीरियल सेल के अंदर, ये बैक्टीरियल डीएनए के पास आया, इनकॉर्पोरेट किया और इसकी मशीनरी से अपना प्रोटीन, अपना डीएनए बनवा लिया, इसने असेंबल करा लिया, ठीक है, सारा स्ट्रक्चर बन गया, टेल वगैरह कॉलर शीट सब कुछ बना लिया। तो इसमें तो कहीं रेडियो एक्टिव आया ही नहीं, अगर डीएनए रेडियो एक्टिव नहीं होता तो जब सेल रेडियो एक्टिव थी तो रेडियो एक्टिविटी नहीं आएगी, जब सेल रेडियो एक्टिव नहीं है मतलब डीएनए रेडियो एक्टिव है तो रेडियो एक्टिविटी आएगी। इज इट क्लियर? This indicates that the protein did not enter the bacteria from the viruses. DNA is therefore the genetic material that is passed from the viruses to
बैक्टीरिया। ओके बच्चा, अब देखो जरा ध्यान से देखो, एनसीईआरटी का इमेज है, आता है हर्षिचेज एक्सपेरिमेंट, एकदम अच्छे से देखो। P32 पहला क्वेश्चन यही पूछेगा, S35 इसमें कोई गलती नहीं करना बच्चा, S35 है। PQRS P पहले आता है, 32 पहले है, 35 बाद में आता है, S35। इधर ट्रिक व्रिक की कोई जरूरत नहीं, आप अपना दो इन्फॉर्मेशन आपको दिमाग में होना चाहिए, P32 S35। एस से लेवल सल्फर मतलब बैक्टीरिया, तो सभी रेड पोर्शन आपको बैक्टीरिया वायरस वाले प्रोटीन, सॉरी प्रोटीन वाले पोर्शन आपको रेड दिख रहे हैं, मतलब वो रेडियो लेबल्ड है। यहाँ पे रेडियो लेबल डीएनए, तो सिर्फ रेड क्या दिख रहा है आपको, डीएनए दिख रहा है। चलो हम कलर चेंज कर दें, वरना हम भी रेड रेड कर देंगे। तो अब देखो इन्फेक्शन हो रहा है, इन्फेक्शन कॉज कर रहा है, तो अंदर आने वाला मटेरियल क्या है, डीएनए। रेडियो एक्टिव एलिमेंट आया क्या, ये डीएनए अपने को रेप्लिकेट कर रहा है, ठीक, रेप्लिकेट कर रहा है। अब ये इमेज क्या आधी अधूरी है, इसके अंदर बहुत सारे बैक्टीरिया वायरसेस बन जाएंगे, हम दिखाएंगे तुम्हें इमेज, ठीक है। इसके इसके भी दो प्रोसेस होता है, लाइसिस लाइसोजेनी, किस तरीके से पूरे बैक्टीरिया को रप्चर कर देगा या धीरे से निकल जाएगा बैक्टीरिया, अलग अलग तरीके से। नो रेडियो एक्टिव S35 डिटेक्टेड इन सेल्स, और पूरा अगर आप कल्चर को देखोगे तो आपको कहाँ मिलेगी, रेडियो एक्टिव प्रोटीन्स मिल जाएंगे। क्यों, क्योंकि आपने जिससे इन्फेक्ट कराया था वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट तो बॉडी के अंदर है बैक्टीरिया के, या उस मीडियम के, बैक्टीरिया के अंदर नहीं, उस मीडियम के अंदर। तो आप अगर मीडियम को ट्रेस करोगे तो आपको रेडियो एक्टिव प्रोटीन्स मिल जाएंगे। लेकिन जब आप इसको डेंसिटी ग्रेडियंट से सेपरेट करोगे और बैक्टीरिया के अंदर स्टडी करोगे तो यू विल फाइंड नॉन रेडियो एक्टिव प्रोटीन्स। ये सब टेक्निकली हो जाता है बेटा, ठीक है। इस पोर्शन को सेपरेट करना, इस पोर्शन को सेपरेट करना, एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स, इंट्रा सेलुलर मैट्रिक्स, ये सब होता है। बट अभी हम फंडामेंटल देख रहे हैं। अब यहाँ पे रेडियो एक्टिव क्या है, फॉस्फोरस, जहाँ पे डीएनए में फॉस्फेट बॉन्ड पे प्रेजेंट होगा, ये एंटर किया, नॉन रेडियो एक्टिव पार्ट बाहर रह गया। फिर डीएनए 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 डीएनए, अब यहाँ पे इसी तरीके से जैसे मैंने बताया कई सारे वायरसेस बन जाएंगे और वो इन्फेक्ट करेंगे, इसको डिजीज यहाँ पे कॉज होगा। एंड देन आप उसको अगर सेंट्रीफ्यूगेशन करके ब्लेंडिंग किया, इन्फेक्शन किया, ब्लेंडिंग किया, मिक्स होने दे रहे हो और सेंट्रीफ्यूगेशन कर रहे हो, डेंसिटी के ग्रेडियंट के अकॉर्डिंग आप सेपरेट कर रहे हो, तो यू विल फाइंड कि जो वायरल डीएनए था, वायरल डीएनए था वो रेडियो एक्टिव मिला है। इसका मतलब बैक्टीरिया के अंदर जो एलिमेंट ट्रांसफर किया था वो क्या था, वायरल डीएनए था, क्योंकि रेडियो एक्टिव आ गया। यहाँ पे क्या था, नॉन रेडियो एक्टिव डीएनए एंड रेडियो एक्टिव आपको आउटसाइड द सॉल्यूशन, ये जो सेंट्रीफ्यूगेशन होगा ना इसमें पूरे मीडियम में रेडियो एक्टिव आपको सुपरनेटेंट मिल जाएंगे, ठीक है। इट इज लाइक कि डेंसिटी ग्रेडियंट के अकॉर्डिंग कैसे सेपरेट होते हैं। नो रेडियो एक्टिव डिटेक्टेड इन सुपरनेटेंट, बाहर के उसमें आपको कुछ भी रेडियो एक्टिव नहीं मिलेगा क्योंकि प्रोटीन रेडियो एक्टिव आपने लिया ही नहीं था। यहाँ पे मिला है, इसका मतलब प्रोटीन कहाँ गया, बाहर है, सुपरनेटेंट में मिला आपको। दिस इज हर्शे एंड चेज एक्सपेरिमेंट। इज इट क्लियर, क्लियर बेटा, समझ में आया आपको? बस आज यही दो एक्सपेरिमेंट देखेंगे, आप बताओ समझ में आया? और हर्शे एंड चेज एक्सपेरिमेंट से हमें यही पता चलता है कि डीएनए इज जेनेटिक मटेरियल। तो अभी साइंटिस्ट लोग सेटिस्फाई तो हो गए, लेकिन वो कहेंगे कि जहाँ डीएनए ही नहीं होता, जैसे टीएमवी टोबैको मोजाइक वायरस है तो इसका जेनेटिक मटेरियल आरएनए है। वायरसेस के कैरेक्टरिस्टिक्स में मैंने बताया होगा तुम्हें कि प्रोटीन एंड जेनेटिक मटेरियल, वायरसेस आर प्रोटीन प्लस जेनेटिक मटेरियल। इसकी भी कंडीशन ये है, एदर, कोई ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन नहीं हो रहा है, तो एदर डीएनए और आरएनए, या तो आरएनए होगा या तो डीएनए होगा, दोनों नहीं हो सकता है, समझना यहाँ ध्यान से। तो फिर अब जब एदर है तो साइंटिस्ट लोगों ने बोला भाई जो आरएनए है जिसके पास, वहां पे जेनेटिक मटेरियल क्या होगा। तो फिर से एक एक्सपेरिमेंट आएगा टीएमवी का, जहाँ पे जेनेटिक मटेरियल क्या प्रूफ होगा, आरएनए। तो हम कलेक्टिवली इन दोनों एक्सपेरिमेंट को ध्यान में रख के हम लोग ये फाइनली प्रूव कर देते हैं कि
डीएनए और आरएनए मतलब न्यूक्लिक एसिड्स आर द जेनेटिक मटेरियल, और यही आप पढ़ते हो आज के केस में कि न्यूक्लिक एसिड जेनेटिक मटेरियल है। तो कल देखते हैं फर्दर एक्सपेरिमेंट, और कोई भी डाउट हो तो आप पूछो, पढ़ाई करो अच्छे से, रिवाइज करो, पढ़ाई करो। चलो बाय बाय बेटा।